तो बुलेटिन में आज शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। हवा की क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी के कई इलाकों में अगर आज AQI लेवल की बात करें तो कई इलाकों में ये 1000 के पास पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में शामिल सभी सरकारों को ग्रैप 4 लागू करने को कहा है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में क्या कुछ आदेश जारी किए हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसकी जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है प्रदूषण के हिसाब से। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रैप 3 लागू करने के अंदर काफी देरी बरती गई। दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारागार साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको निर्देश दे कि आप कमेटी बना करके सुनिश्चित करें कि ग्रैप 4 के जो नियम बनाए गए हैं वो ग्राउंड पर काफी अच्छे तरीके से लागू हो रहे हैं। तो काफी सारी टीम्स बनाई जाएंगी जो इसका पूरा एनफोर्समेंट करने की तरफ ध्यान देंगी। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और एनसीआर के स्कूल्स हैं उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक कि एयर क्वालिटी में सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर पराली जलाने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और वो नासा की सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि उसका डाटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिया जाए, कोरिया की सैटेलाइट से लिया जाए और दूसरी सैटेलाइट से लिया जाए, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ा जा सके और उसके अंदर उसके ऊपर कंट्रोल लेकर के आ जाए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रैप 3 है या 4 है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी सुझाव दिए जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो सुझाव देगी कि किस तरह से ये ग्रैप 3 और ग्रैप 4 उनको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अभी AQI 450 के पार पहुंच गया, ऐसे में ग्रैप 4 लग गया है, लेकिन जब तक हमारा आदेश ना हो ये ग्रैप 4 को डाउनग्रेड नहीं किया जाए, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अपना अगला आदेश नहीं देता तब तक दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के ऊपर रोक रहेगी। दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जो डीजल पर कमर्शियल डीजल व्हीकल दिल्ली के अंदर आते हैं उनका आना भी बंद रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी हालत काफी खराब है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 को लागू कर दिया है। ग्रैप 4 की पाबंदियां आज सुबह 8 बजे से लागू हो गई हैं। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ग्रैप 4 की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और कितना पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो राजधानी में ये प्रदूषण का आपातकाल है, ये इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। आज जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन को अगर मिला दिया जाए, उसका औसत देखा जाए तो वो 490 है और ऐसे कई सारे स्टेशन हैं जहां ये आंकड़ा 500 के भी पार जा चुका है। बवाना हो गया, इसके अलावा वजीरपुर हो गया, नेहरू नगर हो गया, द्वारका हो गया, पंजाबी बाग हो गया, ऐसे कई स्टेशन हैं जहां AQI इस वक्त 500 के पार है। और 500 का जो आंकड़ा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर जो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मॉनिटरिंग स्टेशंस मेजर नहीं करते हैं। उसे सीवियर प्लस कैटेगरी में कहा जाता है और इसमें किसी को सलाह नहीं दी जाती है कि आप बाहर निकलें जब तक जरूरी काम ना हो। वो स्थिति है इस वक्त मैं यहाँ पे इंडिया गेट में हूँ और यहाँ की स्थिति ये है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, आंखों में जलन है, लोगों को सांसों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर पहले मैं अस्पतालों में भी गया था, वहां सांस की दिक्कत के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और आनन फानन में दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जो CAQM है उसने भी कुछ कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो स्कूल्स हैं 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो वो अभी ऑनलाइन मोड पे चलेंगे अगली सूचना तक। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बाहर से जो ट्रक्स आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक है जब तक कि वो एसेंशियल चीजें ना ला रहे हों और उसमें भी
इलेक्ट्रिक सीएनजी या एलएनजी जैसे जो ट्रक्स हैं उनके लाने की मंजूरी है, लेकिन इस सारे कदम लगता है काफ़ी देर से उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है, आज का जो नज़ारा है यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है। यहाँ तक कि जो फ्लाइट्स है, 5 फ्लाइट्स को आज डाइवर्ट किया गया है सिर्फ लो विजिबिलिटी की वजह से, और कई सारे कैंसिलेशंस भी हुए हैं। तो कदम उठाए गए हैं, लेकिन देर से कदम उठाए गए हैं और उसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रोहन तस्वीर बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो जानलेवा साबित हो रहा है, और अब जो कदम उठाए जा रहे हैं लगता है काफी देर हो गई है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर का खामियाजा सिर्फ शहर में रहने वाले लोग ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि पर्यटक भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी में ये प्रदूषण का आपातकाल है, ये इस सीजन का सबसे ज्यादा। हमारे लड़की की रशिया के लिए फ्लाइट है, पोल्यूशन के वजह से वो अभी 2 घंटा लेट हो गया और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, मतलब ऐसा लगा नहीं था। अभी दिल्ली आए थे, बोला घूमेंगे 2 दिन, कल की फ्लाइट थी मेरी, बट अभी लग नहीं रहा घूमने लगा। अभी होटल जाके रुकना ही पड़ेगा। मतलब अब हमारे सिटी में ज्यादा अच्छा फील होता है इससे। एज ए टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कि कोई भी स्पॉट पे हम जा रहे हैं तो बहुत देयर इज लॉट ऑफ फॉग, देयर इज लॉट ऑफ स्मॉग आउट हियर, तो हमको कुछ विजिबली दिख ही नहीं रहा है। तो आई एम वेरी वरीड कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये भी ना दिखे, अभी जो दिख रहा है उतनी भी विजिबिलिटी ना हो। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से इस बात को सामने रखा कि देश के कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं बुलेटिन में चुनावी दंगल से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक है तो सेफ है" वाले नारे पर हमला करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पोस्टर्स दिखाए। दोनों पोस्टर को उन्होंने एक लॉकर से निकाला। पहले पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ "एक है तो सेफ है" के नारे पर वार किया, जबकि दूसरे पोस्टर के जरिए उन्होंने मुंबई के धारावी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में धारावी सेफ नहीं है। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, स्ट्रेटजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है। ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी का कहना है कि "एक है तो सेफ है", लेकिन राहुल गांधी फेक है। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब "एक है तो सेफ है", राहुल गांधी फेक है। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के "बटेंगे तो कटेंगे" के नारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने इस नारे को लेकर आज बीजेपी पर वार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो हमला करेगा उसे हम काटेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। उन्होंने बीजेपी के भड़काऊ नारे को महाराष्ट्र की एकता के खिलाफ बताया। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे।
जरूर काटेंगे. कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? आणि जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यावरती बोला ना. आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला. बटेंगे तो कटेंगे. अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं. तो मतदान से पहले महाराष्ट्र चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर. चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर. कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली रही, हालांकि बीच में बाजार में रिकवरी दिखी और साथ ही साथ रिकवरी होल्ड करने में भी बाजार नाकाम दिखाई दिया. लगातार 7वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद हुए. सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 79 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ. हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप में हल्की तेजी दिखाई दी. वहीं आज सबसे ज्यादा दबाव आईटी शेयर्स पर दिखाई दिया. आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए. और डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से. कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन स्टॉक्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखाई दी? जैसे कि आपने बताया कि आईटी में आज काफ़ी ज़्यादा पिटाई हमें देखने को मिली थी, तो लेकिन उससे पहले देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला. निफ्टी गेनर की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हिंडाल्को का, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 4% का एक अपसाइड देखा गया. हीरो मोटोकॉर्प एट द सेम टाइम 3% अपसाइड के साथ बंद हुआ. साथ ही साथ टाटा स्टील 2.5% और नेस्ले इंडिया में करीब 1.5% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई. लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है टीसीएस का. 3% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है. डॉक्टर रेड्डी लैब यहां पे भी 3%, इन्फोसिस में 3% और साथ ही साथ बीपीसीएल में भी 3% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है. मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो यहां पे नंबर्स थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं. सबसे पहले मुथूट फाइनेंस 6.25% की एक बढ़त देखी गई. सुजलॉन एनर्जी में 5%, फीनिक्स मिल्स में भी 5% और द सेम टाइम बीएसई में भी करीब 4% की एक बढ़त देखी गई. लूजिंग पॉकेट में नाम आता है आईजीएल का, 20% की गिरावट. साथ ही साथ भारत डायनामिक्स 6% और एकल फाइनेंशियल में 4.5% और साथ ही साथ ओबेरॉय रियलिटी में भी 4% की एक डाउनसाइड देखा गया. अब मिड कैप लूजर और गेनर की बात नहीं, अब बात कर लेते हैं एक बार आईटी के गिरने वाले शेयर कौन से थे. कोफॉर्ज में हमें 1% की गिरावट देखने को मिली. परसिस्टेंट सिस्टम में भी 0.25%, एचसीएल टेक में 1.5% और साथ ही साथ टेक महिंद्रा भी आज 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है. ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार का जो मोमेंटम है इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है. शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बैंकों को एमएसएमई को कर्ज मुहैया कराने के लिए आगे आने को कहा है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई अभी ग्रोथ की उम्मीदों से भरा हुआ सेक्टर है. उन्होंने ये भी कहा कि कोलैटरल की पॉलिसी से हटकर थोड़ा इनोवेटिव मॉडल अपनाने की जरूरत है. MSME not merely as a sector of risk, but as a sector of brimming opportunities, what has got to be on the top of the table for public sector banks? Banks should target lending, I said 1.54 lakh crores more this year than the usual business as usual limit of 4.21 lakh crores. But banks next year for 25-26 should target lending of 6.12 lakh crores and 7 lakh crores for 26-27 for the MSMEs. फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं. आप देखते रहिए आवाज समाचार. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नेशनल प्रेस डे के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया कारोबार की एक बड़ी समस्या को रेखांकित किया है. अपने संदेश में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल मीडिया के चलते ट्रेडिशनल मीडिया को नुकसान हो रहा है. ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज बनाने से लेकर पत्रकारों की ट्रेनिंग पर जो खर्च करता है उसका फायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं. As we see, consumption of news and consumption of content is rapidly shifting from the conventional modes to the digital media. The traditional media is losing out financially because of this change. The investment done in creating a team of journalists, training them, having editorial processes, having methods to check the veracity of news, taking the responsibility for the content, all those investments, which are huge investments both in terms of time and money,
those are becoming irrelevant by the way the platforms are having a very unequal edge in terms of the bargaining power they have vis-a-vis the conventional media. तो टीवी अखबार को डिजिटल मीडिया से क्या नुकसान है और इसके चलते आपके जैसे कंज्यूमर को क्या नुकसान हो सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।